सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत तब्दीली का सामना कर रही है। एक तरफ इमरान खान साहब की तब्दीली है और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की माजी की रकाबतें आज की मोहब्बतों में तब्दील हो रही हैं। तो एक ये तब्दीली है पाकिस्तान की सियासत में। अब से कुछ देर पहले गढ़ी खुदा बख्श में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी की तकरीब थी, जो दरअसल बरसी की तकरीब के साथ साथ PDM का आज 7वां जलसा था, जिसमें तो वो तमाम अपोजिशन की 11 जमातें, जिसमें बिलखुसूस सबसे नुमायाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और ये एक तरह का हमारी सियासत का एक तारीखी वाक़या है आज कि PMLN की सेंट्रल लीडरशिप आज गढ़ी खुदा बख्श में मौजूद थी अपने रिवायती सियासी हरीफ के घर पे, और दोनों ने यानी मरियम साहबा ने और बिलावल भुट्टो साहब ने एक दूसरे के लिए जो कलमात अदा किए और जिस नए सफ़र की शुरुआत का उन्होंने ऐदो पैमान किया वहाँ बैठे हुए लोगों के साथ और मास मीडिया के ज़रिए से पाकिस्तान के अवाम के सामने। तो माजी बईद की बात नहीं कर रहा, मैं माजी करीब की बात कर रहा हूँ। माजी करीब में इन दोनों शख्सियात यानी बिलावल और मरियम ये एक दूसरे के बारे में क्या जज्बात और तासुरात रखते थे, और यहाँ से आप देखेंगे कि पाकिस्तानी सियासत मुफादात की खातिर किस तरह दोस्ती और दुश्मनी की तारीफ को बदल देती है। और ऐन मुमकिन है कि अगर आज इमरान खान पाकिस्तानी सियासत से बाहर हो जाएं और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून उसी तरह एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हो जाएं जैसे आज से 2.5 साल पहले तक थे, तो ऐन मुमकिन है कि यही बिलावल और यही मरियम एक दूसरे के बारे में वही ज़बान इस्तेमाल कर रहे हों जो ये आज से 2.5 साल पहले इस्तेमाल कर रहे थे। तो दिखा दें मरियम साहबा और बिलावल साहब की गुफ्तगू क्या हुआ करती थी। जिस नवाज शरीफ को गली गली में चोर साबित कर रहे थे बिलावल, आज उसी नवाज शरीफ की बेटी उनके साथ स्टेज पर मौजूद थी, और वो साहबजादी जिस आसिफ जरदारी को गठजोड़ करने वाला कह रही थी या कहती रही, आज वही आसिफ जरदारी उनको वीडियो लिंक से वेलकम कर रहे थे। कुछ और दिखाएं बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज जो आइंदा पाकिस्तान के मुस्तकबिल और पाकिस्तान की आने वाली नस्लों की क़यादत और इमामत करने का दावा कर रहे हैं, ये माजी में क्या राइट। आज जिन बिलावल को मरियम नवाज शरीफ साहिबा के दिल में पंजाब के अवाम का दर्द महसूस हो रहा है, आज से ठीक 2.5 साल पहले इन्हीं बिलावल को मरियम नवाज शरीफ साहिबा के वालिद नवाज शरीफ छोटू गैंग की सूरत पर नजर आ रहे थे। ये क्या है पाकिस्तानी सियासत, और ये कैसे मुफादात के तहत बदलती रहती है? क्या ये मुफादात ज़ाती नोयत के होते हैं या ये मुफादात अवामी नोयत के होते हैं? मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, पाकिस्तान के मारूफ सीनियर सियासतदान सेनेटर अनवर बेग साहब हमारे साथ स्काइप पे। सर आपका बहुत शुक्रिया। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब सीनियर पॉलिटिकल एंड डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पे। सर आपका बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है, हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे। इमरान खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। शहजाद साहब, सर क्या लिखेगा आज के दिन को मौरख के? ये बड़ा अनोखा वाक़या नहीं है कि दो इतने सख्त हरीफ जिन्होंने 35 साल एक दूसरे का नाम शक्ल तक बर्दाश्त नहीं करते थे, आज वो मुस्लिम लीग नून लाड़काना गढ़ी खुदा बख्श में मौजूद थी। अच्छा, बस मैं ये कहूँगा कि असल में पाकिस्तान की सियासत जहाँ पे आज खड़ी है, जिस किस्म की सियासत हो रही है, ये सियासत बदकिस्मती से एक बहुत ही निचले दर्जे की सियासत है, क्योंकि ये सियासत सिर्फ और सिर्फ ताकत के हसूल के लिए है, कुर्सी के हसूल के लिए है। इसके अंदर आवाम का दर्द या आवाम का इंटरेस्ट या जो सियासत का मकसद होता है वो शामिल नहीं है। ये एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है हमारी सियासत के अंदर। इसमें आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त लीड कैप्चर है, जो कि अपने फैमिली के फ़ायदे के लिए, ट्राइबल फ़ायदे के लिए, पार्टी के फ़ायदे के लिए तो सोचता है, अपने फ़ायदे के लिए तो सोचता है, लेकिन उससे नीचे किसी के बारे में नहीं सोचता। दूसरा, अवाम को सीढ़ी बना के ये कुर्सी जो ताकत की कुर्सी है वहाँ तक तो अपना हसूल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ जाके भूल जाते हैं कि उनका मकसद क्या था इसमें सियासत में आने का। स्ट्रेंज बेड फेलोज आप कह सकते हैं।
पॉलिटिक्स इज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस आप कह सकते हैं। ये लोएस्ट लेवल ऑफ सियासत है। ये जो दो आए थे नए हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप या डायनेस्टीज के जो भी रिप्लेसमेंट्स हैं, मरियम नवाज, और इन्होंने दुनिया देखी है। बिलावल भुट्टो ने ये ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं और मरियम ने ट्रैवल किया है, और इन्होंने यकीनी तौर पर दुनिया भर में सियासत को करीब से देखा होगा। क्या यहाँ पे आके उनको यह एहसास हुआ कि इन अवाम को पागल बनाना आसान है? क्या ये उन्होंने महसूस हुआ कि इस तरह के अवाम को या इन अवाम को ऐसी ही सियासत देनी है, ये ऐसी ही सियासत तवक्को करते हैं? उनको सिखाने वाले कौन हैं? वो क्यों नहीं उनको बताते कि जो सियासत का मिजाज है उसको आप अवाम के अंदर भी तब्दील करें और अपने अंदर भी तब्दील करें। आप दुनिया को जानते हैं, आप मकसद जानते हैं कि सियासत, माशरत, मईशत, इन तीनों को आगे लेके जाना है, रियासत को आगे लेके जाना है। लेकिन अगर आप ये काम नहीं कर रहे तो आप अपने ऑक्यूपेशन के साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं, आप मुनाफिकत कर रहे हैं और आप सही सियासत नहीं कर रहे। राइट। अनवर बेग साहब, ये जो दोनों शख्सियात बिलावल और मरियम, इनके जो वालिद, वालदैन, वालदा, यानी चाहे वो जरदारी साहब हों, मोहतरमा हों, नवाज शरीफ साहब हों, उधर से शहबाज शरीफ हों, इन दोनों पर इल्ज़ाम लगता था कि ये मुफाद परस्ती की सियासत करते हैं। इन दोनों पर इल्ज़ाम लगता रहा 40 साल के ये इक़्तिदार परस्ती की सियासत करते हैं, उसूलों की सियासत नहीं करते। ये जो अब इनकी ये जो सेकंड जनरेशन है, वैसे तो ये थर्ड या फोर्थ जनरेशन हो जाएगी पीपल्स पार्टी की, लेकिन चले अगर हम इन ऑनवर्ड स्टार्ट करें तो सेकंड जनरेशन जो बिलावल और मरियम है, ये मुफाद परस्ती की सियासत कर रहे हैं या उसूलों की सियासत कर रहे हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो टुडे। मैं सबसे पहले तो मोहतरमा शहीद की आज 13th डेथ एनिवर्सरी है। आई एम पर्सनली I was associated with late Mohtarma Benazir Bhutto until the last day, that is 27th of December 2007. और मैं उनको कोई 4 बजे छोड़ के उनके घर से मैं लाहौर चला गया था, और उनकी डेथ शाम को कोई 5:10 पे 5 पे हुई थी रावलपिंडी के लियाकत बाग में। I think it's a very, very sad day. As far as Pakistani politics is concerned, we lost a great leader, and she is definitely missed in Pakistani politics even today, 13 years after her death. अब रही बात जो आपने मुझे सवाल किया, अमीर अब्बास साहब, ये जो आज इनका मिलाप हुआ है पीपल्स पार्टी का और नून लीग का, मैं ये समझता हूँ ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, एंड दे आर फाइटिंग अ कॉमन एनिमी। इनका जमीन आसमान का आइडियोलॉजी में फ़र्क है। मैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में रहा हूँ, मेरा ज़्यादा वक्त तो पीपल्स पार्टी में रहा है। आई वॉज स्मॉलर नंबर ऑफ ईयर्स, तो मैंने अंदर से इनको देखा हुआ है। ये दे आर poles apart as far as ideology is concerned and approach to politics is concerned. इस वक्त ये लोग अपने वालदैन के करप्शन चार्जेस जो लगे हुए हैं उसके ऊपर, जाहिर है औलाद है, अगर उन्होंने पॉलिटिक्स में आना है, माँ बाप की बात सुननी है, तो ये अपने वालिदैन के कहने पे ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और ये कुछ भी नहीं है। दे आर अनफॉर्चुनेटली हाईली करप्ट पॉलिटिकल लीडरशिप। मुझे बिलावल का तो नहीं पता, आई होप he does not follow the footsteps of his elders. There is a potential in Bilawal in years to come, but Maryam Nawaz, so I am sorry, she is directly. Sorry for interruption. आप कह रहे हैं कि खुदा करे कि बिलावल जो है वो अपने वालिद साहब के जो फुटस्टेप्स हैं उनको फॉलो ना करें। वो तो चले, जो उनके ऊपर फाइनेंशियल करप्शन के जो इल्जामात जरदारी साहब पर 30 साल से लगते आ रहे हैं वो उनको फॉलो ना करें, लेकिन जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है बिलावल का, जो सिंध में स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है इस वक्त, जो वे ऑफ गवर्नेंस है जिसको बिलावल ही पिछले 7-8 साल से पार्टी के चेयरमैन के तौर पर लीड कर रहे हैं, तो क्या बिलावल को इनमें से बरी जिम्मा किया जा सकता है? नहीं। देखें, आई विल टोटली डिफर विथ यू। एज लॉन्ग एज मिस्टर जरदारी इज लिविंग, द शॉट्स आर फायर्ड बाय मिस्टर जरदारी। बिलावल का कोई गवर्नेंस सिंध गवर्नमेंट में
कोई इतना दखल नहीं है ऑन डे टू डे अफेयर्स और इवन टू दैट मैटर पॉलिसी मैटर्स। वो सब जरदारी साहब करते हैं। एज लॉन्ग एज ही इज लिविंग, आई मीन मिस्टर बिलावल जरदारी is absolutely a puppet in the party. The shots are fired by Mr. Zardari. तो ये it will not be fair to Bilawal के भाई वो governance कर रहा है और no, not at all. I mean, I know within the party लोगों की या उनकी senior leadership की क्या सोच है इस चीज के बारे में. But he can change. I mean, अल्लाह ताला जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में, but when he is independent, until that time, Bilawal is not firing the shots in People's Party. हाँ, कुछ issues पे वो stand ले लेता है, but by and large, the shots are fired by his father. तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक marriage of convenience है. इस वक्त इनके cases चल रहे हैं और क्योंकि इमरान खान is pursuing all these cases in the courts, अब अल्लाह करे we come to some logical conclusion. But besides that, आपने पहले clips चलाए थे जब आपने शो अपना शुरू किया था, आपने देखा ये मुश्किल से 1.5-2 साल के पुराने clips हैं, and the way they are accusing each other is mind boggling. तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक temporary phase है और ये आप देखते रहिएगा. Before the Senate elections, PDM will disintegrate because People's Party is in no mood to resign from the parliament. क्योंकि जो स्टेक है सब कुछ वो तो है मौलाना साहब का और मरियम नवाज का. They want के भाई किसी तरीके से ये असेंबली गिरे या ये गवर्नमेंट गिरे. But People's Party, they don't want to do this. तो मैं ये समझता हूँ कि it will be very interesting to watch in the next couple of weeks. राइट जी थोड़ी सी बात ऐड करना सर, फरमाएं. अच्छा, देखिए, सबसे पहली बात, पॉलिटिक्स क्या है? सियासत पब्लिक सर्विस है. मुझे ये बताइए, मैं बेनज़ीर भुट्टो को ज़ाती तौर पे पर्सनली बहुत इज्जत करता हूँ. हमारी एक बहुत अच्छी लीडर हमसे छिनी गई. मुझे ये बताइए कि बेनज़ीर भुट्टो, नवाज या उससे पहले जितने भी, उसमें पब्लिक सर्विस का कोई आपको रंग नजर आता है? जो ये काम कर रहे हैं, मैं नवाज शरीफ साहब को नहीं उसमें गिनूंगा, मैं जरदारी साहब का टेन्योर नहीं गिनूंगा. ये जो 2 नए लीडर हैं, इनमें आपको पब्लिक सर्विस का कोई एलिमेंट नजर आता है? पब्लिक सर्विस का नहीं है. ये क्या कह रहे हैं, इमरान खान को हटा दो और फौज बीच में ना आए और फौज को भी हटा दिया जाए और ये भी टेक ओवर ना करे. इसका भी कोई, दोनों चीजें ठीक है, यानी उसका तरीका लीगल होना चाहिए और ये उनकी बिल्कुल ख्वाहिश ठीक है. लेकिन क्या दिस इज ऑल दैट दे आर सेइंग वी वांट टू कम इनटू पावर फॉर व्हाट? That is the bigger question. For what? यानी आप कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं कि ये आप कह रहे हैं कि ये सेल्फ कम हुई है. आप कह रहे हैं कि ये जो इनके सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच है, ये उसको सर्व कर रहे हैं, ये पब्लिक को सर्व नहीं कर रहे हैं. एब्सोल्युटली पब्लिक सर्विस, पब्लिक को इस्तेमाल करते हैं. हमारे यहाँ इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा है कि इस्तेमाल होता है, वो पब्लिक सर्विस वापस नहीं देता किसी को. राइट. इमरान खान साहब, जो अनवर बेग साहब ने फरमाया, फैक्चुअली इसको हम किसी हद तक ठीक मान सकते हैं कि असल ताकत अभी भी एग्जीक्यूशन की वो जरदारी साहब के पास है, जब तक वो मौजूद हैं, और बिलावल साहब बज़ाहिरन चेयरमैन है. लेकिन क्या बिलावल साहब को माफ़ी दी जा सकती है जो कुछ सिंध में इस वक्त हो रहा है, ये कह के कि चूंकि वो तो सिर्फ डमी चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, भाई सारे जो जलसे वो कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को वो ललकार रहे हैं, हुकूमत को वो ललकार रहे हैं, मोबिलाइजेशन वो कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स, बयानात वो दे रहे हैं, सबके साथ हेड ऑन हेड वो हो रहे हैं और पॉलिटिक्स को ड्राइव वो करना चाहते हैं, तो उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं आएगा इस सारे सिनेरियो में जो कुछ हो रही है बर्बादी सिंध के अंदर, या जो पॉलिटिक्स की, पीपल्स पार्टी की तबाही है? अमीर अब्बास, ये तो बहस ही नहीं होनी चाहिए कि बिलावल करे या जरदारी, आसिफ अली जरदारी करे. वो एक बाप है और एक बेटा है, दोनों करें, जो मर्जी करें, मिलके करें, कमरे में बैठ के मशवरा कर लेंगे क्या करना है, कैसे चलाना है. और बहस तो तब बनती है जब इनके ख़ानदान से निकल के किसी दिन कमरुज़्ज़मान कायरा आए और वो आके लीड करना शुरू कर दे. किसी दिन आए वो खुर्शीद शाह, वो आके कहे नहीं मैं लीड कर रहा हूँ, आज के बाद मैं लीड करूँगा. खबर तब निकलेगी जब इनके घर से सियासत बाहर निकलेगी. ये सियासत भुट्टो ख़ानदान से जरदारी ख़ानदान में चली गई है और उधर जो है वो ज़ियाउल हक साहब एक ख़ानदान देकर गए, शरीफ ख़ानदान, उनकी भी बाहर नहीं जा रही. मरियम नवाज़ का आज का स्टेटमेंट नहीं सुना आपने? क्या कहा उसने? कहा कि मिसाक़ जमहूरियत एक ज़बरदस्त चीज़ थी और मैं और बिलावल भुट्टो जरदारी इसको आगे. भाई मैं कौन भाई? यानी
बिलावल भुट्टो जरदारी तो चलो उन्होंने चेयरमैन अनाउंस कर दिया ना अपनी पार्टी का, मरियम नवाज तो पार्टी को लीड नहीं कर रही, वो एक नायब सदर है, लेकिन शी इज सेइंग कि मैं करूंगी। इट मींस कि उनको ये कॉन्फिडेंस है, इन बच्चों को ये कॉन्फिडेंस है कि ये खानदान हम चलाएंगे, हमारा खानदान पाकिस्तान की सियासत चलाएगा। ये हक लेकर पैदा हुए हैं कि ये इस मुल्क में इक्तदार करेंगे। इनको पता है पहले दिन से कि ये हमारे सर के ऊपर आगे ताज रखा जाएगा। ये जमहूरियत नहीं है, बादशाहत है। अब ये बहस से निकल जाना चाहिए कि जरदारी करेगा या जरदारी का बेटा करेगा, शरीफ करेगा या शरीफ की बेटी करेगी, कौन करेगा भाई? इनके बच्चे ही आने हैं। शाह महमूद कुरैशी का अपना बेटा इलेक्शन लड़वा दिया, वहां से जीत गया इलेक्शन। ये सारे ऐसे ही करते हैं। ये जितने रवायती पुराने सियासतदान हैं उनके लिए सियासत जो है वो इबादत या खिदमत नहीं है, उनके लिए सियासत बिजनेस है। वो बिजनेस आप देखें ना, सियासतदान ये बिजनेस, ये क्या काम करते हैं? ये जितने सियासतदान है कोई कारोबार करते हैं? ये जरा पता करें ये कौन सा कारोबार करते हैं और कितना टाइम देते हैं अपने कारोबार को? कोई टाइम, इनका सिर्फ कारोबार पॉलिटिक्स है। जो आदमी पॉलिटिक्स में आ जाता है उसकी सारी फैमिली फिर कोई काम नहीं करती, वो सिर्फ ये देखते हैं कि इसकी पॉलिटिक्स से हमने फायदा क्या लेना है, और फिर अरबोपति बनते, करोड़ोपति बनते, खरबोपति बनते, और ये पैसा लेकर पाकिस्तान से बाहर भाग जाते हैं। ये है असल गेम और ये असल खेल। ये खेल में ना बार बार बेनकाब होते हैं। पाकिस्तान को हम क्यों कहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री? हम इसीलिए कहते हैं कि हमारी थर्ड क्लास किस्म की सोच है। यार थर्ड क्लास किस्म की सोच नहीं है तो और क्या है? 4 दिन पहले एक बीबी गालियां दे रही थी बिलावल भुट्टो को और जरदारी को, आज वो गड़ी खुदाबख्श में बैठ के कह रही है कमाल लोग हैं, जन्नती लोग हैं, इन जैसे लोग ही कोई नहीं, पाकिस्तान को गुले गुलजार यही बनाएंगे मेरे साथ मिलकर। कल गाली दे रही थी उन्हें। अब ये जो लोग हैं जिन्होंने आज दावत दी हुई है, ये उनको गालियां दे रहे थे कल। अच्छा, फजूल तरीन लोग, चूंकि इमरान तरीन लोग हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान को तोड़ देगा। आप गालियों की बात, इमरान आपने जो गालियों की बात की, देखें ये 1.5 साल पहले भी गालियां दे रहे थे, आज इसलिए गालियां नहीं दे रहे चूंकि आज ये बाहर है, ऊपर इमरान खान है। एक लम्हे के लिए फर्ज कर लें कि इमरान खान नाम का कोई शख्स सियासत में नहीं है पाकिस्तान की, और यही दो लोग आमने सामने जैसे पहले आमने सामने थे, तो आज से 1.5 साल के बाद ये वही गालियां नहीं दे रहे होंगे एक दूसरे को जो ये आज से 1.5 साल पहले दे रहे थे? यार मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अभी पास देखें, आपका अब तजुर्बा हो गया, काफी आपने काम किया सहाफत में। यहाँ पे 2 बहुत सीनियर लोग मौजूद हैं, जितनी हमारी उम्र है ना उतने उनके तजुर्बे हैं। उनसे सिर्फ ये पूछें कि पाकिस्तान में वो कौन सी एक ऐसी हुकूमत है जिसको गिराने के लिए नवाज शरीफ ने साजिश ना की हो। जिस दिन से सियासत में आया ये नवाज शरीफ नाम का आदमी, जिस दिन से सियासत में आया, कोई पाकिस्तान की एक हुकूमत, एक हुकूमत बताएं जिसको गिराने की इसने कोशिश ना की। एक बताएं, चाहे मिसाके जमहूरियत से पहले चाहे मिसाके जमहूरियत के बाद, बताएं, एक बताएं। मेरा सवाल है, पूछ लें आप। अगर ये एक बता देना कि ये वो हुकूमत है जिसको नवाज शरीफ ने कहा मैं नहीं गिराऊंगा, तो मैं मान लूंगा कि वाकई नवाज शरीफ एक लीडर है। यार मिसाके जमहूरियत जिसकी आज मरियम नवाज वहां पे खड़ी होकर मिसालें दे रही थी कि मिसाके जमहूरियत हम आगे लेकर चलेंगे, उसकी 2 बड़ी खिलाफ वर्जी उसके बाप ने की थी, नवाज शरीफ ने। क्या? नंबर 1, मियां नवाज शरीफ साहब ने काला कोट पहन के अदालत खुलने से पहले अदालत के बाहर खड़े थे कि मेमो गेट स्कैंडल में मैं नहीं छोड़ूंगा जरदारी को और उसके साथियों को। नवाज शरीफ साहब थे ना? बिल्कुल। फिर दूसरी खिलाफ वर्जी, यूसुफ रजा गिलानी से इस्तीफे कौन मांगता रहा? ये मिसाके जमहूरियत सिर्फ इसलिए कि तीसरा ना आ जाए। हम दोनों ने मिलकर खाना पीना है, एंजॉय करना है, हम लोग आपस में मिलकर जो करना है कर रहे हैं, फजलुर रहमान साहब को भी साथ रखे, सबको हैप्पी हैप्पी। लेकिन अगर कोई तीसरा आएगा, चाहे वो फौजी है, चाहे वो कोई फौजी का दोस्त है, चाहे कोई फौजी नहीं है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ये है जी मिसाके जमहूरियत, और ये जिंदा हो। जब ये आपस में इनमें से कोई इक्तदार में आएगा तब मिसाके जमहूरियत खत्म, कोई तीसरा आएगा तो फिर मिसाके जमहूरियत दोबारा शुरू। तो एग्जैक्टली वही हो रहा है। मरियम ने आज एक और बात की कि मुशर्रफ को कोई वापस लाने की बात नहीं कर। मरियम ने पूछा ना कि मुशर्रफ को वापस लाने की बात क्यों नहीं करते जो बेनजीर का कातिल है, तो वहां मरियम से किसी ने नहीं पूछा कि उसको भगाया किसने था। सही है भाई, नवाज शरीफ के दौर में अदालत ने साफ कहा था कि जिसने भेजना है भेजो, नहीं भेजना ना भेजो, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने परवेज मुशर्रफ से डील करके उनको पाकिस्तान से बाहर भिजवाया, जैसे वो खुद अब डील करके गए हैं। ऐसे ही और जैसे नवाज शरीफ साहब के साथ, मुशर्रफ साहब के साथ डील करके नवाज शरीफ जद्दा चले गए थे 2001-2002 की बात। एक ब्रेक आपकी इजाजत से, ब्रेक से वापसी पे जो आपने मारूसी सियासत की बात की है उस पर जरा मैं अनवर बेग साहब के सामने रखूंगा। पीएमएलएन में और बहुत सारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनमें से एक मरियम नवाज है, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा, सिर्फ मरियम नवाज नजर आती है। ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद खुशामदीद। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बरसी और पीडीएम का आज 7वां और आखिरी जलसा। अनवर बेग साहब, ब्रेक से पहले मौरूसी सियासत की बात हो रही थी कि बिलावल इधर हैं और उधर मरियम नवाज हैं। पीएमएलएन में 16 वाइस प्रेसिडेंट हैं सर, 16। उन 16 में से एक मरियम नवाज हैं, बाकी सरदार अय्याज सादिक हैं, बरजीस ताहिर हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, खुरम दस्तगीर हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ हैं, नेल्सन अजीम हैं, राहिला दुरानी हैं, सरदार महताब। 16 लोग हैं, लेकिन सिर्फ एक खातून है जिनका कोई पॉलिटिकल क्रेडेंशियल्स पहले नहीं थे। वही पार्टी को लीड कर रही हैं, वही पार्टी का फेस है, वही फैसले कर रही हैं, उन्हीं के घर पे मीटिंग्स हो रही हैं, सब उनके पीछे खड़े हुए हैं, वही तकरीर करती हैं, वही गरजती हैं, वही बरसती हैं। Just because Maryam Nawaz is the daughter of Mian Nawaz Sharif, that's it. यानी देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि पीएमएलएन के अंदर ये जितने लोग हैं जो सीनियर लीडरशिप आपके सामने नजर आती है, who are outside the Sharif family, they are all servants. ये नौकरों जैसे ट्रीट करते हैं। आपको मालूम नहीं है ये इनकी गुफ्तगू। दिस इंक्लूड्स इसाक डार। वो ऐसे अटेंशन होके खड़ा रहता है और बैठता है और गुफ्तगू करता है। आपकी सोच है, कहने को तो वो समझी है। सो दे वांट सर्वेंट्स, और वो सबको सर्वेंट्स जैसे ही ट्रीट करते हैं। और जो आदमी अपराइट या कोई सामने बोलता है, उसको 1 मिनट के अंदर ये लोग ऑफसेट कर देते हैं और उसको बाहर करते हैं। ऑब्वियसली देखे ना, आप इससे अंदाजा करें कि शहबाज शरीफ साहब को इतनी लिफ्ट नहीं है विद इन द पार्टी जब से मरियम नवाज फोरफ्रंट पे आए, बिकॉज नवाज शरीफ वांट्स मरियम टू टेक ओवर द पार्टी रादर देन द ब्रदर। क्योंकि अगर भाई आ गया किसी गलती से, तो शरीफ फैमिली, जो नवाज शरीफ साहब की फैमिली है, वो कट ऑफ हो जाएगी। इट इज जस्ट लाइक अ किंगडम। तो वो तो कोशिश कर रहे हैं, एंड ही इज सो फार क्वाइट सक्सेसफुल। क्योंकि आपने देखा जब ये दोनों बाहर थे, चाचा भतीजी, तो वो भी बेचारा चुप रहता था ज्यादातर। और जब मरियम बोला करती थी, एंड इफ शहबाज शरीफ हैपेंस टू बी ऑन दैट इन दैट प्रोग्राम, उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखते वो कितना एम्बैरस फील किया करता था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो एक वन मैन शो है, वन पार्टी है। यू हैव टू बी डोमेस्टिक सर्वेंट्स। यस, इमरान ने जो बात की है वो सही है कि यहाँ पे सब फैमिली डायनेस्टीज चलती हैं। शरीफ ये अपना क्या चौधरी ब्रादरान देखो, वो अपने बेटों को ले आए। ये JUIF मौलाना साहब देखे, ये अपने बेटे को ले आए। तो ये तो पूरे सब कॉन्टिनेंट में यही सिलसिला चल रहा है। तो दिस थिंग हैज टू कम टू एन एंड जब तक कोई सही लीडरशिप नहीं आती। और दूसरी बात मैं बताऊं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस मुल्क का क्या है कि इस मुल्क में एजुकेशन नहीं है। पीपल डोंट स्टैंड अप, बिकॉज हर आदमी जिस लेवल पे है इस वक्त पार्टी में, वो कहीं ना कहीं वो अगर गवर्नमेंट में रहा है, फाइनेंशियल स्कैंडल रहा है, तो दे वांट टू बी सबसर्विएंट टू द मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडरशिप। तो मैं ये समझता हूँ एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो ये अपना पॉलिटिकल लीडरशिप क्या या मिलिट्री लीडरशिप क्या, दे हैव फेल्ड टू प्रोवाइड टू द पीपल। इनको प्रेफर करते हैं कि लोग जाहिल रहे, हम काला करें, सफेद करें, खड़े हो जाएं। वेरी ट्रू सर, वो प्रॉब्लम इन दिस कंट्री। ये लोग नाकाम नहीं हुए सर, ये जानबूझ के लोगों को पढ़ने नहीं देना चाहते थे, और वजह वही है जो आपने बता दी। अगर लोग पढ़ेंगे तो वो आजाद हो जाएंगे इनकी सोच की गुलामी से। अब 22 मई 2019 को मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक बात फरमाई थी, वो जरा सुनवाएं और फिर शहजाद साहब से बात करते हैं। मुल्क मिला था, किस हाल में मिला था? टूटा फूटा लुटा फुटा मुल्क मिला था नवाज शरीफ को। साजिशों के बावजूद मुल्क को अल्लाह ताला के फजल करम से कहां पहुंचा दिया। राइट शहजाद साहब, ये कितनी डायकॉटमी है इनके बयानात के अंदर। यानी वो कह रही है कि नवाज शरीफ को टूटा फूटा तबाह हाल मुल्क मिला था। वो मुल्क किससे मिला था? पीपल्स पार्टी से। आज वो ये नहीं कह रही है कि पीपल्स पार्टी ने तबाही फैलाई या पीपल्स पार्टी ने मुल्क को तोड़ा फोड़ा। आज वो कह रही है कि इमरान खान ने 2.5 साल में सब कुछ खराब कर दिया। इससे पहले मैं इमरान खान का ये जो पहला सवाल था जिसका आपने अनवर बेग साहब से पूछा, मैं आपसे अर्ज करूं, इमरान खान ने आपको क्लियरली बता दिया कि ये एक बादशाही निज़ाम है।
आप बादशाही निज़ाम में आइडेंटिफाई कर देते हैं कि मेरे बाद ताज किसके सर पे जाएगा और वो ताज उसी के सर पे जाता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आप ये देखिए कि आज मरियम नवाज साहिबा ने एक स्टेटमेंट दी, या कल उन्होंने दी, और स्टेटमेंट ये थी, और फिर ट्वीट भी किया उसको। स्टेटमेंट ये थी कि आज शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होते अगर वो भाई का साथ छोड़ देते। इस एक स्टेटमेंट के अंदर कम से कम कोई 10 तीर निकलते हैं मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर। पहली बात, शहबाज शरीफ को उसने बिल्कुल डिफेंसिव पे डाल दिया कि खबरदार वज़ीर आज़म ना बनना, वरना पहचाने जाओगे कि तुमने अपने भाई के साथ नाइंसाफ़ी की और बेवफाई की। वो शहबाज शरीफ जो कि आज तक नवाज शरीफ के साथ नंबर 2 के तौर पे काम करता रहा, उसका डिप्टी बन के काम करता रहा, उसको बाप के दर्जे पे रखा, उसको बताया जा रहा है कि इससे आगे बात मत करना, क्योंकि अगर ये करोगे वज़ीर आज़म बन जाओगे तो फिर तुम बेवफा कहलाओगे और ये तोहमत तुम्हें सारी उम्र कैरी करना पड़ेगी। तो ये देखिए किस किस तरह के तीर निकलते हैं जो कि वहां से, और उनका मकसद क्या और कितने कितनी जगह पे जाके लगते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो आपके इसके स्टेटमेंट से आता है, ज़मीर का सवाल है। क्या हमारी लीडरशिप में ज़मीर एग्जिस्ट नहीं करता? क्या हमारी लीडरशिप झूठ पे चलती है? क्या हमारे लीडर्स मुनाफिक हैं? क्या हमारे लीडर्स चोर डाकू के साथ साथ ये सब कुछ है? तो फिर मैं एक और चीज़ भी आपसे अर्ज करूं और आपके थ्रू अपने लोगों से कि हमें ये दुआ करें कि कभी किसी ऐसी पार्टी को होल्ड करके रखें और खुदा से दुआ करें कि इमरान खान डिलीवर करना शुरू करे, वरना ये डिलीवर नहीं करेगा तो फिर वहीं पे जाएंगे हम जहां पे पहले थे, इसी मरियम नवाज के पास, उसी बिलावल भुट्टो के पास। अगर वो रास्ता नहीं बदलते अपना तो फिर हमें वही कुछ मिलेगा जो नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की शक्ल में मिला। इसलिए इमरान खान का कायम रहना, उसका काम अच्छा करना, उसकी पार्टी का कायम रहना, इस मरूसी सियासत से हटके सोचना, ये वो एलिमेंट्स ऑफ पाकिस्तानी सियासत हैं जो पाकिस्तानी लोगों के लिए किसी न किसी तरह की उम्मीद छोड़ जाते हैं। और फाइनली एक और चीज़, ये जो अवाम जो हमारी बातें सुन रहे हैं उनको समझ आ रही है कि ये जो बात हो रही है वो क्या हो रही है, हम लीडरशिप की डेफिनेशन किस तरीके से कर रहे हैं। आपका हक लूटा गया, आपसे चोरी की गई, आपका माल गबन हुआ और सारे का सारा माल चंद जेबों में गया और वो जेबें सब की सब लेके बाहर को चले गए। इस चीज़ को रोकना हम सब के फ़ायदे में है, इस मुल्क के फ़ायदे में है और अवाम के हालात के लिए फ़ायदेमंद है कि खुदारा अपने अकल को इस्तेमाल करें और अपनी सोच को इस्तेमाल करें कि अपने लीडर्स की इलेक्शन और सिलेक्शन ऐसे करें जो कि सही आपको लीडरशिप दे सके, आपका हक आपको दे सके। राइट। आज मरियम साहिबा ने जवाब दिया इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब जो तंज करते रहते हैं बिलावल साहब पर और मरियम साहिबा पे कि ये बच्चे हैं और ये आज के बच्चे जो हैं ये पाकिस्तान को कैसे चलाएंगे, तो उसका जवाब दिया है आज मरियम साहिबा ने। दिखाएं जी। राइट जी, इमरान खान साहब, ये बच्चे वाकई इतना बड़ा खतरा बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए? बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। इतना बड़ा खतरा होता तो ये लाहौर का मीनार पाकिस्तानी भर लेते। इन बच्चों के ख़ानदान पे, इनके बड़ों पे ड्यू था कि 2011 वाला जो इमरान खान का जलसा उसका रिकॉर्ड तोड़ें, तो इनके बड़ों पे ये ड्यू है, यानी इनके सबसे बड़े उन पे ड्यू है 2011 से। अभी तक तो किया नहीं इन्होंने। 9 साल हो गए हैं, वो मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड इनका मुंह चढ़ा रहा है कि आओ आके रिकॉर्ड तोड़ो, इनसे टूट नहीं रहा। दूसरा, मैं ये भी फुटेज देख रहा था, देखें हमारा जो है ना वो बदकिस्मती ये है कि यहाँ मैं फुटेज अभी देख रहा था कि गड़ी खुदाबख्श में एक गाड़ी आई है और उस गाड़ी के ऊपर जो है वो अंदर शॉपिंग बैग के अंदर ना वो खाना है, थोड़ा थोड़ा चावल है। तो लोग ऐसे दीवानावार उस गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं। वो किस नज़रिए के ऊपर आए हैं अमीर, मुझे बताएं आप। वो इस नज़रिए पे आए हैं कि हम पाकिस्तान को तरक्की देंगे। उनमें से कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, उनमें से कोई अपने बच्चों को तालीम देना चाहता है, उनमें से कोई ऐसा है जो अच्छा कारोबार करना चाहता है, उनमें से कोई ऐसा है जो पाकिस्तान का झंडा उठा के दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन। ओ भाई, वो एक नवाला खाना चाहते हैं। उनकी भूख उनको घसीट के लाई तुम्हारे दरवाजे तक, और वो अब रोटी के पीछे, उस गाड़ी के पीछे पीछे भाग रहे हैं। ये फुटेज मैं देख के मुझे देख के अजीब सा लग रहा है कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत की बात कर रहे हैं, जहां लोगों को रोटी तमीज के साथ वो गाड़ी के अंदर से जैसे बॉलिंग नहीं करवाते, ऐसे वो शॉपिंग बैग के अंदर चावल पकड़ के उठा के फेंक रहे हैं और लोग आपस में लड़ के कैच कर करके वो शॉपिंग बैग फाड़ के खा रहे हैं। ये क्राउड है, ये नजरिया है, ये जमहूरियत है। लोगों को इतना भूखा रखो, लोगों को इतना मजबूर रखो
कि वो रोटी के लिए, आपके टुकड़ों के लिए जिस जलसे में आप बुलाएं वो आ जाएं। इतना उनको परेशान कर दो कि जब आप उनको रोटी खिलाओ तो वो कहें जी सबसे अच्छा ये है, जब आप उनको बिरयानी खिलाएं तो वो कहें सबसे अच्छा ये है, जब आपको कीमे वाला नान खिलाएं तो वो कहें इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। इतना भूखा करके रख दिया है लोगों को। वहां लाहौर वाले जलसे में मजदूर कह रहे थे हमें 500-500 रुपए में लेकर आए, हमें पैसे भी नहीं दिए, वो डाला भी हमें छोड़ के चला गया, जलसा हो गया इनका, ये हमें यहीं पे छोड़ गए यारो मददगार। हमें कहा था झंडे पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाते रहना पॉलिटिकल पार्टीज की। ये पॉलिटिक्स चल रही है, लोग अपने आप को इररेलेवेंट कर रहे हैं, और जिन जमातों से लोग अपने आप को इररेलेवेंट कर, अपने आप को अलग कर रहे हैं, उन जमातों को अकेला छोड़ रहे हैं। वो जमातें कह रही हैं कि हम बच्चे जो है वो तिगनी का नाच नचाएंगे। तिगनी का नाच ऐसे नहीं होता। आप एक सजा याफ्ता खातून है, आपको तरस खा के बाहर निकाला गया था कि आप अपने वालिद की तैमाददारी करें। अब आपको हुकूमत गिरफ्तार नहीं कर रही तो हुकूमत का कसूर है। मेरे ख्याल में जितनी खवातीन इस वक्त जेलों में बंद हैं, उन सबको ये कह के बाहर निकालना चाहिए कि अगर मरियम नवाज बाहर जलसे कर सकती हैं सजा याफ्ता होने के बावजूद, तो फिर इनका भी कोई इतना बड़ा कसूर नहीं है, इनको भी बाहर निकालो। ये क्या बात हुई कि गरीब की बच्ची जो है वो आज जेल के अंदर पड़ी हुई है? ये क्या बात हुई कि गरीब का बच्चा जो है वो आज जेल के अंदर पड़ा हुआ है? ये क्या बात हुई कि वहां बेशुमार लोग जो वो इलाज के लिए तरस रहे हैं, और यहाँ इस खानदान को सिर्फ इसलिए कि ये सियासतदान है, सिर्फ इसलिए कि इनके पीछे लोग आ जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि इनके नारे लग जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि पैसा है, आपने इनको बाहर निकाल दिया। ये बड़ी सख्त ज्यादती है। आपका दिल नहीं कुड़ता, आपको तकलीफ नहीं होती इस बात की? अमीर, यहाँ जो बाकी लोग बैठे हुए, क्या इनको तकलीफ नहीं होती कि यहाँ पे कानून किसी और के लिए कुछ और है, गरीब के लिए कुछ और है, अमीर के लिए कुछ और बनाया हुआ है, ताकतवर के लिए कुछ और बनाया हुआ है, कमजोर के लिए कुछ और बनाया हुआ है? ये तो ज्यादती है ना भाई, ये तो नहीं हो सकता, इसको आप मेरिट तो नहीं कह सकते। तो ये तिगनी का नाच कौन किसको नचा रहा है, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। मरियम अभी सिर्फ अपने इस्तीफे पूरे करें अपनी जमात से, PMLN से, और मुझे पता है कि मरियम नवाज की अपनी पार्टी में इनके लोगों ने इनको तिगनी का नाच नचा दिया, वो इस्तीफे नहीं दे रहे। दूसरी जानिब फजलुर रहमान साहब क्यों शामिल नहीं हुए, अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको वो भी बता दूंगा अभी। राइट, अनवर बेग साहब, ये मरियम साहबा की बात फरमाई इमरान खान साहब ने। 4 नवंबर 2019 को मरियम नवाज साहबा को बेल मिली थी लाहौर हाई कोर्ट से, और 6 नवंबर 2019 को वो जेल से बाहर आ गई थी। आज 13 माह से 13.5 माह हो चुके हैं उनको जेल से बाहर आए, और वो जमानत पर हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की फौज को भी सुबह शाम अपनी तरफ से जूते मारने की कोशिश कर रही हैं, बदनाम कर रही हैं, जलसे कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं अपने पॉलिटिकल फ्रीडम को, हर तरह से मोबिलाइजेशन कर रही हैं। और बाकी सैकड़ों हज़ारों कैदी खवातीन, वैसे तो 80,000 से ज़्यादा लोग पाकिस्तान की जेलों में कैद हैं, हज़ारों खवातीन या सैकड़ों खवातीन जो कैद हैं, उनको कोई ज़िंदगी में डिग्निटी ऑफ लाइफ का हक हासिल नहीं। मैं खुद हैरान हूँ कि भाई ये जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं ये कुछ बोल क्यों नहीं रही, और फिर ये जो जिस तरीके से ये जिस रीज़न से इनको रिलीज़ किया गया था वो सिलसिला भी अब नहीं रहा। एक आपके प्रोग्राम में ये इमरान साहब ने एक बात की, मुझे ज़रा वो समझने की, मुझे ज़रा समझाएं ज़रा कि ये नवाज शरीफ साहब जब ये अपने प्लेटलेट्स का चक्कर में थे, और जब ये ऊपर नीचे हो रहे थे और इतने हो रहे थे कि वो कहने लगे कि भाई हिज लाइफ इज इन डेंजर, और उनको छोड़ा गया, ये किसने अप्रूवल दी कि ये जाएं? और फिर वहाँ जाके तो पता अब चल गया, 1 साल हो गया है कि भाई वो इशू नहीं था, वो एक रात भी हॉस्पिटल में लंदन में नहीं रहे। तो ये हु इज द अथॉरिटी जो डील करके और नवाज शरीफ को बाहर भेजा? आई वॉन्ट टू नो, और आई एम श्योर पाकिस्तानी कौम भी जरा जानना चाहती है कि अगर उनके पास कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन है, आई वुड लव इफ यू कुड शेयर इट। जी मैं इमरान आता हूँ जी। अच्छा, वो इमरान पहले हाथ खड़ा कर चुके हैं, इमरान कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बताया तो जी, अब देखें वक्त बहुत हो गया, चीज़ें खोल देनी चाहिए। मैंने ये बात बताई थी सितंबर में कि नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा। उस वक्त हमें अदालत ने भी बुला के कहा कि तुम लोग कौन होते हो ये डील कहने वाले, डील का लफ्ज़ तुम कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, खबरदार किसी ने डील कहा तो। हमें मना कर दिया गया, डील का लफ्ज़ नहीं बोलना, हम चुप कर गए। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर गए, और हुआ वही जो मैंने बताया था 2 महीने पहले, यानी मैंने सितंबर की शुरू की तारीखों में बताया था, 2.25 महीने बाद नवंबर की 20 तारीख को मियां नवाज शरीफ साहब चले गए। मुझे पता था वहाँ क्या चल रहा है, मियां नवाज शरीफ साहब ने किसको मिठाई खिलाई है, कौन कौन उनको मिलता रहा और कैसे ये डील हुई है। हुआ ये था कि सऊदी अरब की क़यादत इमरान खान साहब से नाराज़ हो गई थी
अब वो वजह अभी इस वक्त नहीं बताई जा सकती, वक्त आने पे वो भी बताऊंगा। और वो बड़े सख्त नाराज़ हो गए थे इमरान खान साहब से, और फड्डा बहुत ज़्यादा पड़ गया था, और उन्होंने धमकी भी लगा दी थी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को। वो इमरान खान साहब से बात नहीं कर रहे थे, वो बात कर रहे थे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से। जब मैं एस्टेब्लिशमेंट बोलूँ तो आप समझे जनरल राहील शरीफ, जनरल बाजवा और इन लोगों से वो बात कर रहे थे। और राहील शरीफ साहब क्योंकि वहीं पे होते, वो उनके लिए आसान होता है पैगाम रसानी। तो मामला ये हुआ कि इमरान खान साहब से सख्त नापसंदीदगी का इजहार करते हुए उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि इस बंदे को हटाया जाए। अब इनको हटाया जा नहीं सकता था इमरान खान साहब को, ये खुद बहुत बड़ी चिपक है, इन्होंने पाकिस्तान में एक मुसीबत बना देनी थी। और उनकी नाराज़गी की एक वजह बड़ी जेन्युइन उनके पास थी, और वो बड़े शदीद नाराज़ थे। उस वक्त उनको ठंडा करने के लिए ये एक ऑप्शन के तौर पे नवाज शरीफ मौजूद थे। तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को फिर बाहर निकालने के ऊपर कम से कम आमादगी का इजहार किया, ठीक है इसको बाहर निकालो नवाज शरीफ को। तो नवाज शरीफ को बाहर निकालना उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी थी। उन्होंने जब ये बात इमरान खान साहब को कही तो खान साहब ने मना कर दिया। खान साहब ने कहा मैं इसको ऐसे नहीं जाने दूंगा, ये मैंने इस बात के ऊपर बाकायदा इलेक्शन लड़ा है और मैंने ये छोड़ दिया तो मेरे पल्ले क्या रह जाएगा। तो उसके बाद फिर ये सारा माहौल बनाया गया उनकी बीमारी का, इस सारी चीज़ को मैनेज किया गया, उनको बाहर निकाला गया, बाहर निकाल के उनके प्लेटलेट्स और डाउन किए गए, फिर प्लेटलेट्स मैनेज होते रहे। फिर मियां नवाज शरीफ साहब को चक्कर दे के इमरान खान साहब को ये बताया गया कि ये तो मरने वाले हैं जनाब, इनको अगर ना भेजा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो फिर खान साहब को भी रास्ता मिला, जिन्होंने निकालना था एस्टेब्लिशमेंट ने उनको भी रास्ता मिला, और फिर नवाज शरीफ साहब डील करके पाकिस्तान से बाहर चले गए। डील में नवाज शरीफ साहब ने कुछ चीजें तय की थी, बाहर जाकर मियां नवाज शरीफ साहब ने वो मुआहदे तोड़ दिए। जब उन्होंने मुआहदे तोड़ दिए तो फिर ओपन पॉलिटिक्स शुरू हो गई, और इमरान खान साहब ने फिर ये पैगाम दिया था जहां देना था कि मैंने आपसे कहा था कि ये बंदा धोखा देगा, और इस बंदे ने एक दफा फिर धोखा दिया है। ये है वो सारी कहानी, इस वजह से मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर गए थे। तो फिर तो बात यही आई ना एंड में के जो, और मैं आपको एक चीज और बताऊं, छोटी सी चीज है, जब मियां नवाज शरीफ साहब हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरे थे ना लंदन में, तो उसके अगले दिन मियां नवाज शरीफ साहब का एक टेस्ट हुआ था। अच्छा, वो टेस्ट की रिपोर्ट मियां नवाज शरीफ साहब ने क्लासीफाई करवाई हुई है उसी क्लिनिक के अंदर। उसमें मियां नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स 2 लाख से ज्यादा थे, 2.25 लाख एक में थे और इससे ज्यादा एक में थे। अच्छा, तो नवाज शरीफ साहब एक दिन शहजाद साहब बिल्कुल नॉर्मल थे। ये तो कोई और ही कहानी है शहजाद साहब। अमीर अब्बास एक मिनट मुझे काम बात करने दें। हाँ देखिए बात सुने, लेट मी ऐड अ कपल ऑफ थिंग्स टू द स्टोरी दैट इमरान हैज सेड। पहली बात ये हुई, जनरल मुशर्रफ को क्या हमने नहीं छोड़ा था? नवाज शरीफ जब ये कहता है कि मुशर्रफ को मैंने जाने दिया ना, तो फिर अब आज मेरी बारी है, मुझे भी जाने दो। पहली बात। नंबर 2, ना सिर्फ ये कि मुशर्रफ जाएगा बल्कि मरियम को भी आने देना। मरियम, नवाज शरीफ तो चला गया, वो प्लेटलेट्स की कहानी और वो सारा कुछ आपको बता दिया। मरियम की बारी आई तो उसने कहा इमरान खान ने कि इसको मैं नहीं जाने दूंगा, मैं पहले करके गलती कर बैठा हूं, मैं आप लोगों से एग्री करके मैंने भिजवा दिया है, अब ये नहीं जाती यहाँ से। वहां पे सारी चीजें टर्न हो गई। एक और चीज फाइनली बता दूं आपको, जब डॉन लीक्स हुआ तो बहुत कुछ मुझे पता है, अंदाजा है, कभी ये बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी बातें वक्त आ गया है सियासत के अंदर कि इन चीज़ों को कह देना चाहिए। किस वजह से मरियम का नाम उस डॉन रिपोर्ट में नहीं आया? हम बेटियों के नाम किसी रिपोर्ट में दर्ज नहीं करते, हम अपनी बेटियों के मामलात कब लेके कभी नहीं जाते थानों के अंदर, हम बेटियों को FIR के अंदर नाम नहीं लिखवाते। ये वो बेटियां हैं जिनको के इस लेवल के ऊपर, इस पैमाने के ऊपर छोड़ दिया जाता है। तो अब क्या ये सियासत है आपकी? दिस इज व्हाट इट इज, ये हकायक है। अच्छा शहजाद साहब, एक मैं आता हूँ बेग साहब। शहजाद साहब, ये इसका मतलब है, आप भी फरमा रहे हैं, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने नवाज शरीफ साहब को जाने दिया, लेकिन उनसे दर्जनों बार यह सवाल हुआ है कि नवाज शरीफ को क्यों जाने दिया, तो वो तो सारा इल्जाम दे रहे हैं रिपोर्ट्स को कि मेडिकल रिपोर्ट इतनी खौफनाक थी कि हमें जाने देना पड़ा। अमीर अब्बास, आज जब ये बातें अगर कोई प्राइम मिनिस्टर करता है या एस्टैब्लिशमेंट एक्सेप्ट करती है, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल किसी ना किसी तरीके से सियासत के अंदर, चाहे दर पर्दा, चाहे समझाने के अंदाज में, चाहे किसी तरीके से रहा है, और जो कि एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती। ये इल्ज़ामात तो बेशुमार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे बैठ के ये बात माननी पड़ेगी, और इनका सच, इन लोगों का सच, इन लोगों ने इस वक्त घेरा हुआ है पूरे पाकिस्तान को हर तरफ से, इनका सच बताना पड़ेगा कि असल हकायक ये हैं। इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर की, फिर प्राइम मिनिस्टर की और गवर्नमेंट की कनाइवेंस थी नवाज शरीफ को भेजने में।
प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया था ना, प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में कहा था ना कि जा सकता है। Was he fed with wrong information? Or he तो knew that there is a pressure from the Saudis or any other Gulf states? वो इमरान खान को पता है, उसका सऊदीज का एलिमेंट मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से ये चीजें, इस खानदान का कितना ख्याल रखा गया है अब तक। नहीं तो मार्शल साहब, इसका तो मतलब फिर ये हुआ कि 99 में भी वो चकमा दे के चले गए एंड ही ब्रोक दी एग्रीमेंट, और इस दफा भी चकमा दे के गए, ही ब्रोक दी एग्रीमेंट। तो मतलब है कि ही कम्स आफ्टर एवरी कपल ऑफ इयर्स, he loots the country, goes back, comes back, loots the country, goes back, and he's got a जबरदस्त गारंटर इन द GCC के जो इसको हमेशा बेल आउट कर लेते हैं। ये चक्कर क्या है? और हम ये बैठे तकरीरें सुनते रहते हैं, हम ये भाषण सुनते रहते हैं। अरे सर, क्या है, सच क्या है, लेकिन असल हकीकत क्या है, वो एंटायरली डिफरेंट। ये पाकिस्तान को लूट लिया है, इन लोगों ने लूट लिया है 1947 से, इसीलिए इन्होंने लोगों को जाहिल रखा हुआ है कि उन लोगों को समझ ही ना हो कि हो क्या आ रहा है। यानी जैसे इमरान सही कह रहा था कि वो एक पैकेट बिरयानी के पीछे लोग मर खप जाते हैं, जो लोग देख रहे हैं। और इवन इन पंजाब जिस तरीके से वो लोग जाते हैं और फिर एंड के अंदर हल्ला मारते हैं खाने के ऊपर, तो मतलब ये है कि nobody has done justice to this country। यानी कायदे आजम बेचारे आज तड़प रहे होंगे कि भाई कानून के साथ हमने जस्टिस नहीं किया, हमने कानून की अमलदारी नहीं होने दी, हमने कानून को अपना रास्ता इख्तियार नहीं करने दिया। ये हमारा सबसे बड़ा फेलियर है, और इसी वजह से ये लोग बार-बार हमें डसने आते हैं। मार्शल साहब, I think enough is enough. I mean, this country has to straighten out if we have to live as a country with some respect and dignity in the world। ये इस तरीके से एक आदमी हमारा मजाक उड़ा रहा है सर। यानी जस्ट लुक एट द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द कंट्री। एंड इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है जो ये आखिरी पार्ट के अंदर जितनी खौफनाक रेवोल्यूशंस आप सब ने की हैं और जो आपका एनालिसिस है, मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क में मुस्तकबिल करीब इज़ इनफ होगा। शायद ये चीज़ें बार बार रिपीट होती हमें नज़र आ रही हैं, क्योंकि हम जगह जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और अगर मौजूदा हुक्मरान इमरान खान साहब भी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएँ अपने उसूलों के ऊपर और चंद दिन का इक़्तिदार बचाने के लिए, तो फिर जिन सियासतदानों की रेपुटेशन पहले ही बहुत नोटोरियस और कॉम्प्रोमाइजिंग है, उनसे तो कभी भी हम उसूलों की तवक्को नहीं कर सकते। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।